सो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 फॉरेन एक्सचेंज डेरिवेटिव्स का पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर के अंदर हमारे को 3 चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, टाइप ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट एंड इट्स फंक्शन, एंड डिफरेंस क्या होता है एक्सचेंज ट्रेडेड एंड ओटीसी डेरिवेटिव्स के बीच में। देखो, सबसे पहले ना मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो डेरिवेटिव्स वो सिक्योरिटीज़ होती हैं, सिक्रा के अंदर सिक्योरिटीज़ होती हैं, और इसकी जो ट्रेडिंग होती है ना डेरिवेटिव्स की, वो बेसिकली जो है वो किसने गवर्न करी हुई होती है, वो जो है वो सिक्रा जो है वो गवर्न करता है। और जो टर्म डेरिवेटिव की जो डेफिनेशन है ना, वो डेफिनेशन जो है सेक्शन नंबर 45 यूए के अंदर ऑफ आरबीआई एक्ट के अंदर जो है वो डिफाइन करी गई है कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। अभी सभी के बाद जो है सबसे पहले हम जो है वो ये सीखते हैं कि डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है। सो आज हम जो कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट है डेरिवेटिव्स का। बहुत सारे लोगों का इंटरेस्ट होता है डेरिवेटिव्स क्या होता है, फ्यूचर्स क्या होता है, फॉरवर्ड्स क्या होता है, ऑप्शंस क्या होता है, स्वैप्स क्या होता है। तो आज हम सब कुछ सीखने वाले हैं कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स कितने टाइप के होते हैं, फॉरवर्ड्स का मतलब क्या होता है, फ्यूचर्स का मतलब क्या होता है, ऑप्शंस का मतलब क्या होता है, स्वैप्स का मतलब क्या होता है। इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम के अंदर हम जो है वो इन सभी का मतलब जो है वो सीख पाएंगे अभी ठीक है। सबसे पहले जो है वो हमें समझने की ज़रूरत है कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है। देखो, डेरिवेटिव जो है ना वो एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पर दो पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। एक होता है बायर और एक होता है सेलर। ठीक है, एक होता है बायर और एक होता है सेलर। जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं। मैं हूँ, मुझे जो है वो इन्फोसिस का शेयर खरीदना है। मैं कौन, रामू, और मैं को जो है वो एक इन्फोसिस का शेयर खरीदना है। मैंने रैंडमली एक एग्जांपल ले लिया रामू का। एंड जो है वो मुझे जो है वो इन्फोसिस का शेयर खरीदना है, बट आज नहीं, मुझे कब खरीदना है, इसे 4 महीने बाद खरीदना है। तो मैं एक पार्टी के पास जाता हूँ। मैं यहाँ कहाँ गया, एक पार्टी के पास गया। उस पार्टी का मान लो जो है वो उसका नाम है बी है, नाम जो है वो उसका। ठीक है, मैं उससे क्या बोलता हूँ कि मुझे जो है 4 महीने के बाद जो है मुझे आपसे जो है वो शेयर ख़रीदना है। आप मुझे शेयर का प्राइस बता दो कि आप मुझे किस प्राइस पर जो है वो अपना शेयर दोगे। ठीक है, अब 4 महीने बाद तुम मुझे इन्फोसिस का शेयर जो है वो ये जो है वो क्या करेगा, ख़रीद लेगा, और ये जो है वो क्या करेगा, बेच देगा। ठीक है, सो मैंने सामने वाले के साथ में जो है वो क्या करा, मैंने जो है वो मतलब रामू ने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं जो है वो आपसे इन्फोसिस का शेयर खरीद लूँगा 4 महीने बाद। कितने रुपए का खरीद लूँगा, 2000 रुपये का खरीद लूँगा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ है ना, इस कॉन्ट्रैक्ट को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोला जाता है। अब सवाल उठता है कि ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है बिकॉज यहाँ पर दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं। एक ए और मतलब एक रामू और एक बी है। ठीक है, यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व है, एक है बायर और एक है सेलर। वो बेचेगा एंड मैं जो है वो शेयर को क्या करूँगा, ख़रीद लूँगा। और यहाँ पर जो है वो एक अंडरलाइंग एसेट भी है। अंडरलाइंग एसेट जो है वो क्या होता है, मतलब जिस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है उसे बोला जाता है अंडरलाइंग एसेट। यहाँ जो है वो किस चीज़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जा रहा है, यहाँ पर जो है वो इन्फोसिस के शेयर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब इन्फोसिस के शेयर का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है, जो कि इन्फोसिस का शेयर जो कि ख़रीदा और बेचा जाएगा। मैं जो है वो इस इन्फोसिस के शेयर को ख़रीदूँगा एंड जो है सामने वाला इन्फोसिस के शेयर को जो है वो क्या करेगा, एक सर्टेन फ्यूचर डेट पर जो है वो क्या करेगा, बेच देगा। सर्टेन फ्यूचर डेट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो है वो यहाँ पर हमारे एग्जांपल के अंदर है 4 महीने। एग्जैक्टली 4 महीने बाद जो है वो कोई डेट आएगी एंड उस डेट पर जो है वो क्या करा जाएगा, वो जो है वो रामू जो है वो बी से जो है वो क्या कर लेगा, शेयर जो है वो ख़रीद लेगा। अब एक बात बताओ, एक सर्टेन फ्यूचर प्राइस है यहाँ पर, जो कि हमारे एग्जांपल के अंदर कितनी है, 2000 रुपये है। सो जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बस क्या होता है, एक कागज़ का टुकड़ा होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं होता है। एक कागज़ का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किया जाता है, वो ही डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट होता है। अंडरलाइंग एसेट जो है वो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर जो है वो जहाँ पर जिस भी एसेट के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है ना, जिसे भी खरीदा और बेचा जा रहा है, उसे जो है वो क्या बोला जाता है, अंडरलाइंग एसेट जो है वो बोला जाता है। अब जैसे जो है वो जो है वो अंडरलाइंग एसेट जो है वो इक्विटी भी हो सकता है, फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, या फिर कोई और अदर एसेट जैसे कि वीट, बाजरा, ये सारा का सारा कुछ भी जो है वो हो सकता है। फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी, स्टॉक इंडेक्स मतलब निफ्टी, सेंसेक्स, ये भी जो है वो हो सकता है। तो कुछ भी जो है वो हो सकता है यहाँ पर अंडरलाइंग एसेट। अब यहाँ पर जो है वो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो क्या हो सकता है, अंडरलाइंग एसेट जो है वो हो सकता है। इसके बाद जो हमें बात समझने और सीखने वाली है ना, वो ये है कि जो डेरिवेटिव जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती। मतलब ये जो कागज़ का टुकड़ा है ना, ये जो कागज़ का टुकड़ा है, इसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू किस बात पे डिपेंड करेगी, इस कागज़ की वैल्यू की जो है वो वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी ये अंडरलाइंग एसेट पर, मतलब इन्फोसिस के शेयर के पर डिपेंड करेगी। मैंने आज मान लो इन्फोसिस का शेयर जो है वो
इस पे कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आज जो है वो मैं 2000 पर जो है वो 4 महीने बाद जो है वो इसे ख़रीद लूँगा, ठीक है। अब जो है वो ये मैंने जो है सामने वाले बंदे के साथ में क्या करा है, कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब मान लो फॉर एग्जांपल 1 महीने बाद जो है वो इस इन्फोसिस के शेयर की वैल्यू जो है वो 2100 रुपये हो जाती है। सिंपल सी बात मैं बोलूँ, अगर मान लो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो 1 महीने बाद 2100 रुपये की जो है वो हो जाती है। सिंपल सी बात है, अगर 4 महीने बाद भी मैं अगर मान लो ये अज्यूम कर लेता हूँ कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मैच्योर भी हो जाता है और उसकी प्राइस जो है वो 2100 रुपये ही रहेगी, तो मुझे कितने का फ़ायदा होगा, 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। बिकॉज जो है वो मैं क्या करूँगा, इसी कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए मैं जो है वो 2000 में जो है वो इसको ख़रीदूँगा और 2100 में बेच दूँगा, और मेरा जो है कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 100 रुपये का जो है वो मैं फ़ायदा हो जाएगा। ऐसे ही अगर इसकी प्राइस जो है वो कितनी हो जाती है, मान लो जो है वो इसकी प्राइस 2100 नहीं होती, अगर इसकी प्राइस जो है वो कितनी हो जाती, 2200 रुपये हो जाती है, तो सिंपल सी बात है मैं जो है वो इसे कितने में बेचूंगा, तो मैं सिंपल सी बात है मैं इसे जो है वो 2200 में बेचूंगा, एंड मेरा कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 200 रुपये का मुझे जो है फ़ायदा हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे जैसे इस एसेट की वैल्यू जो है वो क्या होती रहेगी, ये जो एसेट का मतलब क्या है, इन्फोसिस के शेयर की वैल्यू जो है वो बढ़ती रहेगी, मुझे जो है वो फ़ायदा होता रहेगा। तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया है उस नेचर का मैंने जो बाय करने का कॉन्ट्रैक्ट जो भी किया हुआ है, जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है मुझे फ़ायदा जो है वो होता जा रहा है। जैसे पहले 100 रुपये का था, अब जो है वो 200 रुपये का हो रहा है। तो इस केस में डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो हमारी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अब मान लो मेरा एक फ्रेंड है, मतलब जो एग्ज़ाम्पल है, कोई भी हमारा जो मेरा जो है वो एक फ्रेंड है, ठीक है। अगर मान लो उसने मुझे जो है वो बोला है कि तूने जो है वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट कर तो लिया है और तुझे जो है वो इस बात की नॉलेज भी अच्छी खासी, बट मुझे तो नॉलेज बिल्कुल नहीं है। वो कह रहा है कि ना जो है ना तू क्या कर, तू ना अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो मुझे बेच दे, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि तू जो है वो अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्या कर, मुझे जो है वो बेच दे 1 महीने बाद, जब उसकी प्राइस जो है वो कितनी हो जाएगी, जब लग रहा है कि उसकी प्राइस जो है वो 2100 होने वाली है, तो वो क्या कह रहा है कि वो जो है तू मेरे को जो है वो बेच दे। तो उससे क्या करेगा, वो 2000 में खरीद लेगा, वो जो है वो मेरा फ्रेंड, और जो है वो क्या कर रहा है, और वो सोच रहा है कि वो 2100 में बेच देगा। ऐसा ऐसा जो है वो कह रहा है। अब देखो क्या हो रहा है कि जो है वो अब अब है तो वो मेरा दोस्त ही। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि चल कोई नहीं, तू मेरा दोस्त है, तू एक काम कर, इस कॉन्ट्रैक्ट के जो है ना तू मुझे जो है वो 100 रुपये मत दे, जो कि मतलब डिफरेंस अमाउंट है। तो एक काम कर, मुझे इसके 70 रुपये दे दे, फिर भी तुझे जो है कितने रुपये का फ़ायदा तो हो ही रहा है, फिर भी अभी भी तेरे को जो है वो 30 रुपये का तो जो है वो फ़ायदा हो ही रहा है। तो जो है वो 2000 में जो है वो ख़रीद सकेगा, और फिर बाद में तू 2100 रुपये में बेच पाएगा, और जो है वो तेरे को जो है वो कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 100 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा। उस 100 रुपये में से तू मेरे को 70 रुपये दे दे, तेरे को 30 रुपये का फिर भी फ़ायदा हो जाएगा। वो जो है मेरा दोस्त क्या कह रहा है, वो दोस्त मेरा कह रहा है कि बहुत महंगा है, मेरे को नहीं खरीदना। बट अगर मान लो 1 महीने बाद जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू, मतलब इन्फोसिस के शेयर की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, इन्फोसिस के शेयर की वैल्यू मान लो हो जाती है 2200 रुपये। तो वो मेरे पास जो है वो मेरा फ्रेंड जो है फिर मेरे पास आया, उसने मुझे कहा कि जो है उसकी प्राइस जो है बढ़ती ही जा रही है, तेरा तो जो है वो फ़ायदा ही होता जा रहा है, तो एक काम कर, तू जो है वो क्या कर, इसको जो है वो मुझे बेच दे। तू मुझे 70 रुपये मांग रहा था ना, वो फ्रेंड अब मुझे क्या कह रहा है कि तू पहले मेरे को 70 रुपये मांग रहा था ना, तू 70 रुपये ले ले एंड मुझे जो है वो दे दे, एंड मैं जो है वो, लेकिन अब मैं क्या उसे 70 रुपये में बेचूंगा, नहीं, मैं इसे अब 70 रुपये में नहीं बेचूंगा। अब मैं जो इसे कितने रुपये में बेचूंगा, मैं कहूँगा कि अब जो है वो मैं 70 रुपये में नहीं बेचूंगा इसको। अब क्योंकि जो है वो तू एक काम, तेरे को जो है वो तू 2000 रुपये में खरीद के इसे 2200 रुपये में बेच देगा, तो तेरे को 200 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। अब मैं इसे 70 रुपये में नहीं, 170 रुपये में जो है वो बेचूंगा। तो आपको जो है वो समझ में आ रहा है कि उसकी प्राइस जो है वो किस बात पे बढ़ती जा रही है। इसकी प्राइस जो ये जो अंडरलाइंग एसेट है, ये जो कागज जो अंडरलाइंग एसेट कह रहा हूँ, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसकी वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अंडरलाइंग एसेट के बेसिस पर जो है उसकी प्राइस जो है बढ़ती जा रही है। इसी प्राइस पर डिपेंड करती है अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू। अगर इसी केस में जो है वो इन्फोसिस के शेयर की प्राइस जो है वो 2000 की जगह जो है वो क्या हो जाती, मान के चलो 1700 रुपये जो है वो हो जाती है, तो वो क्या मेरे पास दोस्त आएगा, नहीं, वो दोस्त नहीं आएगा। वो मेरे को कहेगा कि कोई नहीं, स्टॉक मार्केट के अंदर तो फ़ायदा नुकसान होता रहता है, कोई नहीं, आज तेरा नुकसान हुआ है, बाद में तेरा फ़ायदा भी हो जाएगा। तो 2000 में, हाँ, तो अब मैं क्या करूँगा, इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर मान लो ऐसा हो जाता है 2000 रुपये में और ये 1700 रुपये, तो मैं 2000 रुपये में खरीदूँगा, 1700 रुपये में जो है वो उसे बेच दूँगा, और 300 रुपये के जो है वो नुकसान में जो जो हो रहा है वो जो कागज़ के कॉन्ट्रैक्ट की, इसीलिए जो है वो कोई भी वैल्यू नहीं है। अब वो जो है वो क्या है, ये बेकार है, क्योंकि इससे जो है मुझे फ़ायदा तो हो नहीं रहा, नुकसान ही हो रहा है। तो इसकी वैल्यू जो है वो किस बात पे डिपेंड करती है, अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू पर डिपेंड करती है। नाउ देखो, डेरिवेटिव जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। डेरिवेटिव जो है वो डेरिवेटिव जो है वो 4 टाइप्स के होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन एंड स्वैप्स। ठीक है, तो कितने टाइप के हो गए, फॉरवर्ड, फ्यूचर,
ऑप्शंस और जो है वो स्वैप हो गया। अब सबसे पहले जो है वो हम समझ लेते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है। देखो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ना दो पार्टीज़ जो है वो होती हैं, और वो जो है वो जो दो पार्टीज़ है ना वो ओवर द काउंटर होती हैं। एक इधर बैठा होता है और एक इधर बैठा होता है। तो कितनी पार्टीज़ हैं? दो पार्टीज़ हैं। एक काउंटर पे बैठी हुई है एक तरह से, और एक पार्टी यहाँ बैठी है और एक पार्टी यहाँ बैठी है, और दोनों ने ना आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है एंड कि जो है वो मैं 2000 में जो है वो, एक पार्टी कह रही है मैं 2000 में खरीदूंगा, एंड 4 महीने बाद जो है वो इन्फोसिस का शेयर सामने वाले को जो है वो मैं क्या कर दूंगा, तेरे को जो है वो हम जो है वो बेच दूंगा। लेकिन अब मान लो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही होता है, जैसा ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, बट यहाँ पर जो है वो दो लोग होते हैं, वो किसी इंटरमीडियरी के पास चले जाते हैं। इंटरमीडियरी का मतलब क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज। मतलब जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू यही जो काम होगा ना, ये ओवर द काउंटर नहीं होगा, ये जो है स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू होता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, है ना। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रेगुलेट करता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट तो आपको समझ में आ गया, ये ओवर द काउंटर होता है। लेकिन जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसको कौन रेगुलेट करता है? स्टॉक एक्सचेंज जो है वो रेगुलेट करता है। अब ये जो है वो दोनों सीखने के बाद हमारे को जो है वो क्या सीखना है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। देखो ऑप्शन में जो है वो चॉइस मिलती है कि जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया इन्फोसिस के शेयर को जो है वो मैं 4 महीने बाद खरीदूंगा, और 4 महीने बाद मार्केट में प्राइस कुछ भी हो फिर भी मुझे जो है वो 2000 रुपये में खरीदना ही पड़ेगा। मतलब दोनों पार्टीज़ के पास ऑब्लिगेशन होती है कि जो है वो एक को खरीदना पड़ेगा और एक को जो है वो बेचना पड़ेगा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में। बट देखो ये दोनों चीज़ों में होती है, बट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एक पार्टी के पास चॉइस होती है। फॉर एग्जांपल मैंने सोचा कि इन्फोसिस का शेयर खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कर लेता हूँ, और 4 महीने बाद जो है वो 2000 का अगर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट सोचिए एंड लेकिन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पर जो है वो प्राइस जो है वो कुछ भी हो मुझे जो है वो ख़रीदना ही पड़ेगा। देखो अगर मान लो गलती से प्राइस जो है वो 2000 की जो जगह जो है वो 1700 भी हो जाता है ना, तब भी मुझे जो है वो उस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो ख़रीदना ही पड़ेगा। ये फॉरवर्ड एंड फ्यूचर्स के अंदर कंपलसरी होता है कि आपको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना ही पड़ता है, ठीक है। लेकिन जैसे ऑप्शन समझ लेते हैं। देखो ऑप्शन के अंदर क्या होता है, अगर मान लो ऐसा होता है, तो मैंने सामने वाले को बोला है कि इसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ऐसा होता है कि मान लो मैंने सामने वाले बंदे को बोला कि अगर 4 महीने बाद अगर मैं जो है वो चाहूँ तो मैं आपसे इन्फोसिस का शेयर खरीद सकता हूँ, अगर मेरी इच्छा है तो, अदरवाइज़ नहीं। मैं अगर मेरी इच्छा होगी तो ही मैं खरीदूँगा, अगर नहीं होगी तो मैं नहीं खरीदूँगा। अगर मेरा मन हुआ तो मैं खरीदूँगा, अगर मेरा मन नहीं हुआ तो मैं जो है उसे नहीं खरीदूँगा। इट मीन्स अगर 4 महीने बाद जो है अगर इन्फोसिस की शेयर की प्राइस 2100 होगी तो मैं उसे खरीदूँगा। लेकिन अगर मान लो उसी शेयर की प्राइस जो है वो 2100 की जगह जो है 1900 होती है तो मैं इसे नहीं खरीदूँगा, ठीक है। इसके लिए भी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। वो कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है। वो भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही जो है वो रेगुलेट किया जाता है। कहाँ से रेगुलेट करा जाता है? ये भी स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही रेगुलेट करा जाता है। इसके बाद जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट कैसे किया जाता है, दो तरीके होते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट को सेटलमेंट करने के। जैसे डेरिवेटिव का एग्जांपल जो हमने लिया था कि मैंने कहा था कि 4 महीने बाद जो है वो मैं इन्फोसिस का शेयर जो है वो 2000 में ख़रीद लूँगा। 4 महीने बाद की डेट आ गई है, मार्केट में शेयर की वैल्यू जो है वो 2200 हो गई है। मैं गया, मैंने सामने वाले पर्सन के पास जो है वो मैंने कहा कि अब जो है वो 2000 रुपये में दे दें, एंड जो है वो सामने वाले ने जो है मुझे रोते रोते जो है उसको जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और वो जो है वो मुझे जो है वो देगा और मेरा फ़ायदा हो जाएगा। फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है मैंडेटरी होते हैं, ये तो हमने जो है पढ़ ही लिया है। लेकिन 2000 में मैं खरीदूँगा एंड मार्केट में मैं क्या करूँगा, उसे जो है वो 2200 रुपये में बेच दूँगा। प्रॉफिट कमा लिया मैंने, कितना प्रॉफिट कमा लिया कॉन्ट्रैक्ट से? 200 रुपये का कॉन्ट्रैक्ट जो 200 रुपये का जो है वो मैंने प्रॉफिट जो है वो कमा लिया। अब ये होता है फिज़िकल डिलीवरी। मींस जो हमने जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे हमने जो है वो फिज़िकली जो है वो क्या मैच्योर करा। मान लो मैंने जो है वो क्या करा, मैंने जो है वो उससे कहा कि देख एक काम कर, दूसरा तरीका भी है यहाँ पर जो है वो नेट कैश सेटलमेंट का। जैसे मान लो अब मुझे जो है वो अ, जैसे मान लो अब क्या हुआ, अब जो है मार्केट में प्राइस जो है वो कितने रुपए की हो गई, 2200 रुपये की हो गई, एंड मैंने जो है वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जो है वो 2000 रुपये में जो है वो मुझे जो है वो क्या करना पड़ेगा, ख़रीदना पड़ेगा। अब जो है वो 2000 रुपये में जो है खरीदूंगा, और 2200 रुपये का जो है वो उसका जो है वो बेच दूंगा, तो क्या होगा, 200 रुपये मैंने जो है वो कमा लिया, और सामने वाले बंदे को कितने का लॉस हुआ, 200 रुपये का जो है वो लॉस हो गया। सामने वाले बंदे को 200 रुपये का लॉस हुआ और मुझे 200 रुपये का फ़ायदा हुआ। कैसे जो है वो हुआ, उस पर्सन को मुझे जो है 2000 रुपये में जो है वो बेचना पड़ेगा, यही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो, ठीक है। उसने जो है वो ख़रीदा भी होगा कहीं से, जहाँ से ख़रीदा होगा मार्केट से जो है वो, कहीं जैसे उसने मार्केट में से ख़रीदा होगा, उसने 2200 रुपये का ख़रीद के मुझे जो है वो कितने रुपये में बेच दिया होगा, 2000 रुपये में जो है वो बेच दिया होगा।
अब जो है 2200 में ख़रीदा है, जो उसने मुझे 2000 में जो है वो बेचा, अगर जो है वो मैं वो जो है उसे कहूँ कि देख तेरे को जो है वो वैसे भी जो है वो क्या करना है, तेरे को जो है वो पहले ख़रीदना है फिर बेचना है, काम करते हैं ना सीधा सीधा, क्या करते हैं, तू मेरे को जो है ना सीधा सीधा जो है वो 200 रुपये दे दे, पहले तू जो है वो ख़रीदेगा, फिर जो है वो मैं जो है वो फिर मैं तेरे से ख़रीदूँगा, फिर मैं उसे बेचूँगा, इतना लंबा प्रोसेस जो है वो, इससे अच्छा है तू एक काम कर, तू मुझे जो है ना सीधा बेच दे। ठीक है, सिंपल सा रखते हैं। और जो है वो डायरेक्टली जो है वो इसी जो है वो क्या बोला जाता है, नेट कैश सेटलमेंट बोला जाता है। मतलब क्या है, अंडरलाइंग एसेट को ख़रीदा बेचा नहीं, बस नेट कैश में जो है सेटलमेंट हो गई। मतलब यहाँ पर कोई अंडरलाइंग एसेट को ख़रीदा बेचा गया है नहीं, सीधा जो है वो नेट कैश के अंदर सेटलमेंट हो गई। मेजर सेटलमेंट जो है वो किसके अंदर होती है, नेट कैश के अंदर ही होती है। ठीक है, अब जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में लोग जो है सिर्फ किस लिए जाते हैं, एक ही काम करने के लिए जाते हैं, वो होता है सट्टा लगाने के लिए। सट्टा मतलब कैसे लगाया जाता है, जैसे मान लो इन्फोसिस का शेयर की आज वैल्यू 1000 है, मान लो 2000 है, एंड मुझे लग रहा है कि 4 महीने बाद उसकी वैल्यू 2200 की हो जाएगी, एंड मान लो मेरे पास मेरा दोस्त बैठा हुआ है, वो जो है वो क्या कह रहा है कि जो है शेयर की वैल्यू जो है वो गिरेगी, और मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे जो है लग रहा है कि शेयर की प्राइस बढ़ेगी, उसे लग रहा है कि शेयर की प्राइस गिरेगी, एंड मुझे लग रहा है इस डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड हो जाते हैं और जो है वो देख लेते हैं कि बढ़ेगी या कम होगी। एंड हमने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर्ड करा, मैंने और मेरे दोस्त ने जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर्ड करा, और जो है वो हमने कहा कि अगर प्राइस जो है वो बढ़ेगी तो जो है वो मैं जीता, और अगर प्राइस गिरेगी तो तू जीता। एंड हमने जो है वो बेस प्राइस जो है वो एक बेस प्राइस रख लिया कि एक 2000 रुपये बेस प्राइस है, अगर बढ़ी या कम हुई उसके हिसाब से जो है वो जो जीतेगा देखा जाएगा। एंड अगर मान लो 4 महीने बाद जो है वो इसकी प्राइस 2000 से जो है वो बढ़ के हो जाती है 2200 रुपये हो जाती है, आप समझ रहे हो, अगर इसकी प्राइस जो है 2000 से बढ़कर 2200 हो जाती है, मुझे कितने का फ़ायदा जो है वो हो जाएगा, मुझे 200 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा, और उसको सामने वाले को कितना का नुकसान हो जाएगा, मेरे फ्रेंड को 200 का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि मैंने जो है बढ़ने पे फ़ायदा वो लगाया था, उसने जो है वो गिरने पर लगाया था। एंड मान लो, एंड मैंने जो है वो हाँ, तो यहाँ जो है वो हमने जो है वो बेस प्राइस क्या रखा था, 2000 का बेस प्राइस रखा था, 2000 में मैंने जो है वो तुझे शेयर जो है वो ख़रीद लूँगा, एंड बेसिकली यही सट्टा लगाने का जो है वो काम आ जाता है। अब ये तो हो गई बात कि फॉरवर्ड्स क्या होते हैं, फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शन क्या होते हैं। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर दो पार्टीज जो है वो आ जाती हैं, एक होता है कॉल बायर, एक होता है यहाँ पर जो है वो एक कॉल ऑप्शन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, और दूसरा होता है एक पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। और एक जो डेरिवेटिव प्रोडक्ट एक और आ जाता है वो होता है हमारे पास स्वैप्स का। देखो स्वैप्स क्या होता है, स्वैप्स जो है वो ऐसा एग्रीमेंट होता है दो पार्टीज़ के बीच में, जहाँ पर एग्रीमेंट करा जाता है कि कैश फ्लोज को जो है वो एक्सचेंज करा जाएगा एक प्री अरेंज फार्मूला के थ्रू। जैसे कि जो है वो अब कैसे बोला जाए, देखो जो है स्वैप्स होता है ना, एक एग्रीमेंट होता है जहाँ पर दो काउंटर पार्टीज़ होती हैं, दो काउंटर पार्टीज़ हैं, उन्होंने जो है वो क्या करा कि जो है वो इन्होंने कहा कि हम जो है वो फ्यूचर पेमेंट्स को जो है वो एक्सचेंज कर लेंगे बेस्ड ऑन सम प्री डिटरमाइंड जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसके बेसिस पर जो है वो क्या कर लिया जाएंगे, हम जो है वो इसको कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज कर लेंगे। ये एक तरह से ये होता है कि मतलब अपनी ऑब्लिगेशंस को एक्सचेंज वगैरह करने के लिए स्वैप्स जो है वो यूज़ करा जाता है। दो टाइप के जो है वो स्वैप्स होते हैं, एक तो होता है इंटरेस्ट रेट स्वैप्स और एक होता है करेंसी स्वैप्स होता है। देखो इंटरेस्ट रेट स्वैप्स क्या होता है, यहाँ पर हम ओनली इंटरेस्ट रिलेटेड कैश फ्लोज को जो है वो क्या करते हैं, स्वैप करते हैं, जहाँ पर मतलब ओनली इंटरेस्ट के एलिमेंट को जो है वो हम स्वैप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन करेंसी स्वैप के अंदर क्या होता है, स्वैपिंग जो है वो प्रिंसिपल की भी होती है और इंटरेस्ट की भी होती है, दोनों की चीज़ों की होती है, और जो कैश फ्लो जिस डायरेक्शन के अंदर जो है वो मूव कर रहे हैं अदर देन द अपोजिट डायरेक्शन। अब जैसे यहाँ पर जो है हमारे हमने क्या सीखा, डेरिवेटिव सीख लिया हमने, फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑप्शन स्वैप्स ये चारों टाइप के डेरिवेटिव प्रोडक्ट जो है वो सीख लिए। अगर आपको जो है वो और इंटरेस्ट है पूरी और इन डेप्थ नॉलेज जो है वो इनकी लेनी है, तो मैंने सेपरेट वीडियोस जो है वो बनाई हुई है फॉरवर्ड फ्यूचर्स ऑप्शंस और स्वैप्स की, वहाँ पर आप उन्हें रेफ़र करके जो है वो और ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज जो है वो ले सकते हो कि फॉरवर्ड्स की ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। सो आई होप आपको जो है वो मज़ा आया होगा ये सारी चीज़ें जो है वो सीखने के लिए। अगर आपको मज़ा आया है और आपको अच्छा लगा है तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो फ्रेंड्स, अब हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है मार्केट प्लेयर्स का। मार्केट प्लेयर्स जो हैं वो तीन टाइप के होते हैं, एक होता है हैचर, एक होता है स्पेकुलेटर और एक होता है आर्बिट्रेटर। अब जो है वो हमने जो है वो डेरिवेटिव्स का मतलब जो है वो सीख लिया कि डेरिवेटिव्स होते क्या हैं। हमारे को जो है वो अब ये जानना है कि कौन कौन से लोग जो होते हैं वो डेरिवेटिव्स के अंदर जो है वो एंटर होते हैं। जैसे अगर मुझे जो है वो कोई भी बिल्डिंग जो है वो रेंट पर जो है वो देनी होती है तो मैं रेंट एग्रीमेंट के अंदर एंटर करता हूँ, बिल्कुल सही बात है। कौन जाता है, हम जो है वो
हम जैसे लोग जो है वो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जा सकते हैं, या फिर कोई और स्पेसिफिक लोग होते हैं? कौन से लोग होते हैं जो है वो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर जा सकते हैं? जनरली जो है वो तीन लोग जो है वो जाते हैं। तीन कैटेगरीज में जो है वो बांटा गया है कि तीन कैटेगरीज में जो है वो लोग होते हैं, वो जो है वो जा सकते हैं डेरिवेटिव मार्केट के अंदर। तो हम जैसे आप जैसे लोगों को तीन कैटेगरीज के अंदर बांटा गया है, हैजर, स्पेकुलेटर और आर्बिट्रेटर। सबसे पहले पढ़ते हैं हैजर क्या होते हैं। हैजर वो लोग होते हैं जिनके पास एग्जिस्टिंग कोई भी रिस्क होता है एंड उनको वो जो है वो नेट ऑफ करने के लिए वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं। उनको डर लग रहा होता है कि मुझे जो है वो कोई भी नुकसान हो जाएगा, कोई भी रिस्क का कंपोनेंट होता है। जैसे कि मैंने जो है वो अमेरिका से कोई चीज़ इंपोर्ट करी एंड मुझे जो है वो 3 महीने बाद जो है वो $20,000 के पेमेंट करनी है। मैंने जो है वो क्या करा, मैंने जो है वो अमेरिका से जो है वो क्या कर रहा हूँ, मैं एक मशीन इंपोर्ट करा रहा हूँ और मुझे जो है वो 3 महीने बाद जो है वो क्या करना है, $20,000 की पेमेंट करनी है। 3 महीने बाद जो है मुझे पेमेंट करनी है एंड आज के दिन जो है वो डॉलर का रेट कितना चल रहा है, $1 जो है वो ₹65 का है। एंड मुझे जो है वो डर लग रहा है कि 3 महीने बाद जो है मुझे पेमेंट करनी है तो डॉलर की वैल्यू जो है वो बढ़ ना जाए। अगर रेट बढ़ गई तो क्या होगा? अभी तो कितने रुपए पेमेंट करनी पड़ रही है मुझे? 10,000 इंटू में 65, मतलब कि 6,50,000 पेमेंट करनी पड़ रही है। एंड अगर 3 महीने बाद रेट ₹75 की हो जाएगी तो मुझे कितने की पेमेंट करनी पड़ेगी? 10,000 इंटू 75, ₹7.5 लाख की जो है वो मुझे जो है वो पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। मुझे डर लग रहा है कि मेरे पास जो है वो रिस्क है या नहीं है। मेरे पास रिस्क है। उस रिस्क को सेट ऑफ करने के लिए मैं जो है वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो मैं क्या करता हूँ, एंटर जो है वो करता हूँ। ये तो हो गए कौन हो गए, हैजर, जिनके पास एग्जिस्टिंग रिस्क है। अब हम जो है वो सेकंड कॉन्सेप्ट जो है वो कौन सा आ जाता है, स्पेक्यूलेटर्स का। स्पेक्यूलेटर्स कौन होते हैं? इनके पास कोई भी रिस्क नहीं होता है। ये बस मार्केट में जो है वो क्या करने जाते हैं, कमाई करने के लिए जाते हैं। जो लोग डेली इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करते, आपने सुना होगा इंट्राडे ट्रेडिंग कर रही हैं, वो सारे के सारे स्पेक्यूलेटर्स होते हैं। इनके पास जो है वो क्या करना होता है, ये बस जो है वो क्या करते हैं, प्राइस अगर ऊपर जा रहा है या फिर प्राइस जो है वो नीचे जा रहा है, बस ये वहीं पे पैसा लगाते हैं और जो है वो उसी को डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। ये देखते रहते हैं कि जो है वो किसका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पैसा लगाना है, किसके अंदर बाय कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगाना है, किसी के अंदर सेल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगाना है। ये कोई कैलकुलेशन वगैरह नहीं करते। ये बस जो है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से क्या करते हैं, पैसा लगाते रहते हैं। मतलब एक तरह से क्या बोलें, ये सट्टा लगाते हैं बस। अगर मैं जो है वो आपको सिंपल वर्ड्स के अंदर बोलने की जो है वो बात करूँ, बस ये क्या करते हैं, सट्टा लगाते हैं। तो हमारे कितने टाइप के हो गए? एक तो एक जो है वो हमने पढ़ा है कि जो है वो कितने होते हैं, एक होता है हैजर, एक होता है स्पेकुलेटर और एक होता है हमारे पास आर्बिट्रेटर होता है। बिल्कुल सही बात है ना? और एक बात बताओ, अब जो तीसरा कौन सा आता है, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेजर्स कौन से लोग होते हैं? ये होते स्पेकुलेटर की तरह ही हैं, बट ये जो है स्पेकुलेटर से थोड़ा सा जो है वो अलग सोचते हैं। ये क्या करते हैं, ये कुछ कैलकुलेशंस करते हैं एंड कैलकुलेशन करने के बाद जो है वो डिसीजन लेते हैं। ये जो है वो आसपास की सारी जो है वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रखते हैं और जब इन्हें लगता है कि जो है वो मतलब बाय पोजीशन लेनी चाहिए, बाय पोजीशन ले लेते हैं। जब इन्हें लगता है कि सेल पोजीशन लेनी चाहिए, ये सेल पोजीशन ले लेते हैं और जो है वो ऐसे ऐसा करते हैं, तब जाकर जो है वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ लिया कि हैजर क्या होते हैं, स्पेकुलेटर क्या होते हैं एंड आर्बिट्रेजर्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स, अब जो हम कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं कि इकोनॉमिक फंक्शंस क्या होते हैं डेरिवेटिव्स के। देखो, डेरिवेटिव्स जो है वो बेसिकली जो है वो 5 इकोनॉमिक फंक्शंस आ जाते हैं डेरिवेटिव्स के। जो प्राइस होता है डेरिवेटिव्स का, वो जो है वो डिपेंड कर जाता है प्राइस जो अंडरलाइन कॉन्ट्रैक्ट का होता है। सबसे पहला जो है वो की इकोनॉमिक फंक्शन जो है वो डेरिवेटिव मार्केट का ये होता है। डेरिवेटिव मार्केट जो है वो हमारे को ट्रांसफ़र करने में मदद करते हैं रिस्क को, फ्रॉम दोज हु हैव देम बट मे नॉट लाइक देम टू दूज, जिनको जो है वो अपीलाइट है फॉर द रिस्क। और डेरिवेटिव जो है वो इनहेरेंट नेचर से जो है वो लिंक्ड होते हैं अंडरलाइंग कैश मार्केट से। और स्पेकुलेटिव ट्रेड्स जो होती हैं वो शिफ्ट हो जाती है टू द मोर कंट्रोल इन्वायरमेंट एंड इंपॉर्टेंट इंसिडेंटल बेनिफिट जो भी फ्लो होता है डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के अंदर क्या होता है कि वो कैटलिस्ट होते हैं न्यू एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज़ से रिलेशन में होता है। देखो, इस चैप्टर के अंदर जनरली जो है वो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें पढ़ने के लिए मिलती हैं कि इकोनॉमिक फंक्शंस क्या हैं डेरिवेटिव्स के। अब जो है वो हमारे को एक कॉन्सेप्ट और सीखने के लिए यहाँ पे मिलता है कि ग्रोथ ड्राइवर्स क्या होते हैं डेरिवेटिव्स के। जो फैक्टर, सम ऑफ द फैक्टर जो भी जो है वो ग्रोथ को जो है वो लीड करते हैं फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के, वो होते हैं इंक्रीज द वोलेटिलिटी, इंक्रीज द इंटीग्रेशन ऑफ नेशनल फाइनेंशियल मार्केट, मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन द कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, डेवलपमेंट होता है मोर सोफेस्टिकेटेड रिस्क मैनेजमेंट का, एंड इनोवेशन आ जाता है डेरिवेटिव मार्केट के अंदर।
ये हो गए हमारे ग्रोथ की, किन किन वजह से जो है वो हमारी जो है वो डेरिवेटिव मार्केट के अंदर ग्रोथ की जो है वो देखने के लिए मिलती हैं। एक चीज़ और आ जाती है फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी के बारे में। देखो फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी के अंदर जो है वो क्या पढ़ा जाता है कि देखो दो टाइप के होते हैं ना, मैंने बताया कि दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक तो ओवर द काउंटर होता है और एक एक्सचेंज ट्रेडेड होता है। अब एक्सचेंज ट्रेडेड कौन से होते हैं? जनरली जो ओवर द काउंटर होते हैं वो होते हैं हमारे पास फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स, और जो एक्सचेंज ट्रेडेड होते हैं वो होते हैं हमारे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। बस यहाँ पर जो है हल्की सी थ्योरी लिखी हुई है, आई होप आप इतना तो जो है वो खुद ही सेल्फ रीड कर सकते हो कि फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी में एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होते हैं और OTC जो है वो डेरिवेटिव्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं।